डियर स्टूडेंट्स, मैं सोनल मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज सैंपऊ धौलपुर से। बीए द्वितीय वर्ष में प्रथम पेपर संसाधन भूगोल मैंने आपको स्टार्ट करवाया था, जिसके अंतर्गत आपको मैं संसाधनों की परिभाषा, उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे विभिन्न संसाधनों के बारे में। जो इम्पोर्टेंट जितने भी संसाधन हैं उनका वर्गीकरण क्या है, उनका वितरण क्या है। तो उसी क्रम में आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले वन संसाधनों के बारे में कि वन संसाधन क्या होते हैं। वन आप भलीभांति परिचित हो। वृक्ष, प्राकृतिक वनस्पति, झाड़ियाँ, पेड़ पौधे, इनको हम इसमें शामिल करते हैं। सबसे पहले तो प्राकृतिक वनस्पति होती क्या है। किसी भी क्षेत्र में वहाँ की जो जलवायु है, उस जलवायु के कारण जो वनस्पति अपने आप उग जाती है, यानी हम जिसको उगाते नहीं हैं। जैसे आपने देखा होगा ऐसे बबूल वगैरह के जो पेड़ होते हैं वो अपने आप, झाड़ियाँ, ऐसी चीज़ें अपने आप ही उग जाती हैं, घास वगैरह, बारिश हुई और अपने आप उगती हैं। तो इनको हम प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में रखते हैं। इसमें पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, घास आदि को हम सम्मिलित करते हैं। इनकी आकार, इनकी ऊंचाई, इनके स्वरूप सभी बिल्कुल अलग अलग होता है। तो नॉर्मली जब हम प्राकृतिक वनस्पति की बात करते हैं तो प्राकृतिक वनस्पति को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। पहला आता है वनस्पति जात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्लोरा। फ्लोरा क्या होती है कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश में कोई किसी एक समय विशेष में, यानी एक पर्टिकुलर समय होता है, उस समय में ही समस्त जातियों के जो पेड़ पौधे और झाड़ियों की उत्पत्ति होती है, उसको हम वनस्पति जात कहते हैं। इन्हें देशोत्पादक जीवन भी कहते हैं, क्योंकि ये जो वनस्पति होती है वो एक निश्चित समय में, एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसमें प्राकृतिक रूप से अपने आप ही उद्भूत और विकसित होते हैं। दूसरा आता है इसमें वनस्पति। वनस्पति क्या होती है? पेड़ पौधों की जाति विशेष, जैसे कि वृक्ष, छोटे पौधे हैं, झाड़ियाँ हैं, घास है, सूक्ष्म कारक है, लाइकेन है आदि का जो विशिष्ट समूह होता है उसको हम वनस्पति कहते हैं, जो किसी भी भौगोलिक परिवेश में एक दूसरे के साथ साहचर्य रखते हैं। यानी एक वृक्ष विशेष उग गया तो वो वनस्पति कहलाएगा। तीसरा इसमें आता है वन, फॉरेस्ट, जंगल। वृक्ष और झाड़ियाँ जब बहुत बड़े भूभाग में, बहुत क्षेत्र में फैली हुई रहती हैं तो उसको हम वन की श्रेणी में रहते हैं। इसमें वृक्षों की प्रधानता ज़्यादा देखने को मिलती है। वनों की बात करें, यानी प्राकृतिक वनस्पति की अगर हम बात करते हैं, तो प्राकृतिक वनस्पति के उद्भव के आधार पर जो वन हैं उनको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले आते हैं देशज वन, और जिन्हें हम स्थानिक भी कहते हैं, और दूसरे आते हैं विदेशक, जिन्हें हम बोरियल वन भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो प्राकृतिक वनस्पति है वो अपने आप ही वर्षा के समय में उग जाती है। इसकी भी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, मतलब इसकी संरचना और इसके स्वरूप के आधार पर इसको फिर से कई भागों में बांटते हैं। जैसे कि विभिन्न प्रकार के वृक्ष होते हैं, झाड़ियाँ होती हैं, महालताएँ होती हैं, कंठलताएँ होती हैं, केवल लताएँ जिन्हें बेल कहते हैं, तृण यानी घास के तिनके, घास, लाइकेन, ये सभी जो है प्राकृतिक वनस्पति की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये अपने आप ही इनका जो है वो उद्भव और विकास होता है। इसके बाद बात करते हैं वन संसाधनों को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, अर्थात ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिनके द्वारा जो वनों की उत्पत्ति है वो मुख्य रूप से प्रभावित होती है। प्राकृतिक वनस्पति का जो आकार होता है, उसकी जो अवस्थिति होती है और प्रकृति, यानी लोकेशन, कौन से क्षेत्र पर उसका विकास हो रहा है, उनके आधार पर कई सारे कारक जो होते हैं वो प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तो आता है धरातल। धरातल, कहीं पर समतल क्षेत्र है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर थार का रेगिस्तानी क्षेत्र है। तो जो अगर हम समतल ज़मीन की बात करें, यानी मैदानी क्षेत्र की बात करें, तो वहाँ पर पेड़ पौधे और जीव जंतु कम मिलेंगे। क्या कारण है? क्योंकि वहाँ मनुष्य की पहुँच रहती है। तो समतल क्षेत्र में तो मनुष्य क्या करता है, पेड़ पौधों को काट करके मानवीय आवास में तब्दील कर देता है। जबकि जो ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र होते हैं वो मनुष्य की पहुँच से दूर होते हैं, तो इसीलिए वहाँ पर जीव जंतु और पेड़ों की मात्रा अधिक होती है। पथरीली ज़मीन की बात करें तो वहाँ पर भी पेड़ पौधे कम मिलेंगे, क्योंकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ की जो मिट्टी है, वहाँ की जो जलवायु है, वो पेड़ों के अनुकूल नहीं है।
तो सबसे पहले धरातल प्रभावित करता है। समतल और पथरीले क्षेत्रों में जो है वो ये अंतर रहता है कि पथरीले क्षेत्र जो होते हैं यानी पेड़ पहाड़ जो होते हैं उन पे आपको पेड़ पौधे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। सेकंड आता है भूमध्य रेखा से दूरी। भूमध्य रेखा के पास में घने जंगल मिलते हैं और जैसे जैसे आप भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे वैसे वैसे वहाँ पे घने जंगलों की कमी आएगी। यानी भूमध्य रेखा के आसपास जो है वो सदाबहार वनों का क्षेत्र है। कारण क्या है, भूमध्य रेखा पर गर्मी बहुत रहती है तो वहाँ पे प्रतिदिन जो है वो दोपहर बाद बारिश हो जाती है, जिसके कारण वहाँ प्राकृतिक वनस्पति अपने आप ही डेवलप होती है। और जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तो जो बारिश की मात्रा है उसमें कमी आती जाती है, जिसके कारण जो प्राकृतिक नेक्स्ट जो इसमें कारक आता है वो आता है जलवायु। जलवायु के अंतर्गत हम देखें तो सबसे पहला आता है तापमान। जैसे कि मैंने बताया कि भूमध्य रेखा का जो आसपास का क्षेत्र होता है वहाँ पर पानी भी ज़्यादा है और तापमान भी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है घने जंगल मिलते हैं और वृक्ष भी बहुत ऊंचाई वाले मिलते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें तो ऐसे क्षेत्रों में जो वृक्ष होते हैं उनके नीचे यानी उनके जो तने होते हैं या उनके धरातलीय क्षेत्रों में छोटी छोटी लताएँ और छोटे छोटे पौधे भी देखने को मिलते हैं। दूसरा आता है सूर्य का प्रकाश। जिन क्षेत्रों पर सूर्य की किरणें सीधी और ज़्यादा पड़ती हैं उन पर पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है और वृक्षों की आयु भी वहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ पेड़ों को बढ़ने के लिए सूर्य का प्रकाश जो होता है वो पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, वहाँ पर पेड़ों का विकास अधिक होता है, क्योंकि पानी के साथ साथ सूर्य का प्रकाश भी पेड़ों के बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हम बात करें रेडवुड की, रेडवुड का जो पेड़ होता है उसकी जो तने की ऊंचाई है वो लगभग 300 से 400 फीट तक होती है। तीसरा इसमें आता है वर्षा। वर्षा से तो आप जानते ही हैं, जहाँ बारिश ज़्यादा होगी वहाँ पर पेड़ भी अधिक मिलेंगे, जबकि जहाँ बारिश कम होगी वहाँ पर पानी भी कम होने की वजह से वृक्ष भी कम मिलेंगे। जो रुक रुक कर बारिश होती है यानी मूसलाधार वर्षा नहीं, कम कम और रुक रुक कर जो धीमी धीमी रिमझिम बारिश होती है वहाँ पर वृक्षों की मात्रा अधिक मिलती है, क्योंकि मूसलाधार बारिश में तो पानी बहकर के निकल जाता है, जबकि छिमछिम बारिश में जो है वो पानी बहकर नहीं निकलता, तो वो आसानी से पेड़ों की जड़ों में चला जाता है। जल की उपलब्धता के आधार पर ही जो पादप होते हैं वो वहाँ के वातावरण से अपना अनुकूलन कर लेते हैं, और जो पादप शुष्क दशाओं में अनुकूलन करते हैं उनको कहते हैं मरुद्भिद, यानी ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी कम होता है। ऐसे जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें मिट्टी में 16 फीट तक गहरी होती हैं। इनकी पत्तियां भी छोटी होती हैं, जिससे कि पत्ती छोटी होने के कारण वाष्पोत्सर्जन कम होगा, यानी पत्तियों से पानी कम भाप बन के उड़ेगा, जिससे कि उनमें जल की जो मात्रा होती है, नमी जो होती है वो बनी रहती है। तो जितने भी मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वहाँ पर कम पानी को देखते हुए उसी तरीके के छोटी पत्ती वाले और नुकीले जो होते हैं पेड़ और झाड़ियाँ मिलती हैं, तो ऐसे पेड़ों को कहते हैं पादपों को मरुद्भिद। दूसरा हम बात करें तो ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा खूब होती है, दलदली क्षेत्र हैं, कच्चे क्षेत्र हैं, झील वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पर आर्द्र मौसम यानी अधिक पानी के अनुकूल पादप मिलते हैं। इनको हम आर्द्रविद पादप कहते हैं। ऐसे जो पादप होते हैं इनमें आर्द्रता को सहन करने की क्षमता अधिक होती है, तो ये ज़्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। इसके बाद आते हैं ऐसे पादप जो ना तो ज़्यादा नमी को सहन कर सकते हैं और ना ही ज़्यादा समुद्रता शुष्कता को, तो उन्हें हम कहते हैं समोद्भिद पादप। और ऐसे पादप जो कि जलीय पादप होते हैं, जल में जिनका विकास होता है, उनको कहते हैं हम जलोद्भिद। इसके बाद एक तरह के पादप ये होते हैं कि जल की कमी होने पर जो पादप अपने पत्तों को झड़ा देते हैं उन्हें हम पर्णपाती पादप कहते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो जो आर्द्रता होती है, आर्द्रता के आधार पर ही जो वन है या पादप है उनको 5 भागों में बांटा गया है: मरुद्भिद, समोद्भिद, जलोद्भिद, आर्द्रविद और पर्णपाती। पांचों के बारे में मैंने आपको बनाया। मरुस्थलीय क्षेत्रों में कम पानी वाले क्षेत्र में विकसित होते हैं वो मरुद्भिद होते हैं, जो अधिक पानी वाले क्षेत्रों में विकसित होते हैं वो आर्द्रविद होते हैं, जो ना तो कम ज़्यादा पानी में विकसित होते हैं ना ही सूखा यानी ना तो ज़्यादा पानी हो ना ही कम पानी हो वो समोद्भिद होते हैं, जो जल में विकसित होते हैं वो जलोद्भिद होते हैं, और जो जल की कमी के कारण अपने पत्तों को झड़ा देते हैं उनको पर्णपाती कहते हैं। नेक्स्ट जो कारक आता है जलवायु में वो है वर्षा। वर्षा की जब हम बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बता दिया पहले भी, जो वर्षा होती है वो भी जो आर्द्रता होती है उसकी मात्रा को निर्धारित करती है, तो इसको मैंने आपको बता दिया। यानी वर्षा और जो आर्द्रता है वो आपका सेम ही है, दोनों ही जो चीज़ होती हैं वो आपस में एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है।
इसके बाद अगर हम वर्षा की बात करें तो मैंने आपको बताया कि वर्षा जो होती है वो तो अधिक होने पर जो वृक्ष होते हैं उनको अच्छी तरीके से प्रभावित करती है। और आर्द्रता की बात अगर हम जब करते हैं तो जहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ आर्द्रता भी ज़्यादा होगी, लेकिन आर्द्रता का मतलब ये नहीं है कि इतनी ज़्यादा आर्द्रता हो कि पेड़ों को हानि पहुँचाए। लगभग पेड़ों के विकास के लिए 70% आर्द्रता जो होती है वो अच्छी मानी गई है। इससे ज़्यादा या कम आर्द्रता होगी तो दोनों ही कंडीशंस में जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नुकसान पहुँचता है। नेक्स्ट जो आता है वो है पवन। पवन की बात करें तो जैसे वायु की जो गति होती है, उसकी अवधि होती है और आवृत्ति, ये तीनों ही वनस्पति को नियंत्रित करते हैं। जब हवा बहुत तेज़ चलेगी या बहुत अधिक चलेगी तो वहाँ पर ज़्यादा वायु होने के कारण जो पेड़ पौधे होते हैं उनको नुकसान होता है और जो पेड़ होते हैं वो ज़मीन से उखड़ भी जाते हैं। नेक्स्ट जो कारक आता है तो इस तरीके से अगर हम बात करें तो जलवायु जो है उसके अंतर्गत प्रमुख 5 कारक आते हैं: तापमान, आर्द्रता, वर्षा, सूर्य का प्रकाश और पवन। नेक्स्ट आता है मृदा। मिट्टी वृक्षों के लिए बहुत ज़रूरी है। जितनी अच्छी, जितनी उपजाऊ, जितनी उर्वर मिट्टी होगी उतनी ही ज़्यादा जो वृक्ष होते हैं उनका विकास होता है। जैसे कि हम बात करें तो जो सदाबहार वन होते हैं वो लेटेराइट मिट्टी में विकसित होते हैं, मानसूनी वन लाल दोमट मिट्टी में, कोणधारी वन पोरजोल मिट्टी में, पतझड़ वन लाल दोमट मिट्टी में और मरुस्थली वन लाल दोमट मिट्टी में। तो यानी पर्टिकुलर किसी भी पेड़ के विकास के लिए वही मिट्टी होनी चाहिए जो उसके लिए सूटेबल है। उसके अकॉर्डिंग मिट्टी जब मिलेगी तो वहाँ वृक्षों का विकास जो है वो आसानी से होता है। नेक्स्ट जो कारक आता है वो आता है भूजल। भूजल का मतलब है धरातल के अंदर ज़मीन में जो जल होता है। जैसे आपने देखा होगा कि हम बोर करवाते हैं तो पानी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज़मीन को खोदते हैं, तो अंदर से जो वो पानी निकल के आता है वो भूजल कहलाता है। जहाँ पर भूमिगत जल की गहराई कम होगी यानी भूजल क्या होगा, ऊपर होगा, वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा अधिक होगी, और जहाँ पर ज़्यादा गहरा पानी निकलता है वहाँ पर पेड़ पौधों की मात्रा कम होगी। तो इसलिए हमेशा कहते हैं कि जो रिमझिम बारिश होती है वो भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। नेक्स्ट आता है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम बात करते हैं ऊंचाई पर जाने की, वैसे वैसे जो है वो तापमान में कमी आती है, जिसके कारण वहाँ पर जैव विविधता भी अभी कमी आएगी। यानी अलग अलग तरह के जो पेड़ होंगे उनका विकास कम हो पाएगा। पर्टिकुलर फिर वहाँ पर कम तापमान वाले जो पेड़ होंगे उनका ही विकास हो पाता है। लास्ट जो कारक आता है वो आता है मानवीय वसाव। मानवीय वसाव सबसे ज़्यादा वनों के और वृक्षों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, क्योंकि मनुष्य की पहुंच जहाँ पड़ गई वहाँ पर मनुष्य अपनी आवश्यकता के लिए, चाहे रहने के लिए, चाहे कृषि कार्य करने के लिए, या बहुत सारे कारणों से जो है वो वृक्षों को नुकसान पहुंचाता है, उनकी कटाई करता है और अपने रहने योग्य आवास या फिर कृषि के लिए भूमि में तब्दील कर देता है, जिससे वृक्ष जो होते हैं उन पर नुकसान होता है। तो इस तरीके से वन संसाधनों को ये बहुत सारे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, जिनका होना और जिनका सही मात्रा में होना पर ही ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर वृक्षों का विकास कैसा होगा। तो इस तरीके से हमने वन संसाधन क्या होती हैं, उनके कारक क्या हैं, मतलब उन्हें कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इनके बारे में जाना। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक वनस्पति के कौन कौन से प्रकार हैं, कितने प्रकार की वनस्पति होती है, उसका वितरण कहाँ कहाँ है, और वन संरक्षण, वन प्रबंधन, इसके बारे में भी आगे हम चर्चा करेंगे।